नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब बूढ़े पिता को बेटे ने छोड़ दिया स्टेशन पर मरने के लिए तो पिता ने लिया एक अनोखा फैसला। धान की रोपनी शुरू हो चुकी थी और इधर आम भी अपनी टहनियों का साथ धीरे धीरे छोड़ते जा रहे थे। बच्चों की छुट्टियां भी समाप्त हो चुकी थी। कभी अपना गांव छोड़ चुके बच्चे अपने बच्चों के साथ अपने बूढ़े माता पिता पर एहसान जताने आए थे। वे सब भी लगभग जा चुके थे। अब तो गांव के लगभग सभी घरों में फिर से बच्चों की खिलखिलाहट की जगह हवा की सरसराहट गूंजने लगी थी। मगर इन्हीं घरों में खपरेल छतों की ओट तले खड़ी चार कोठलियों के बीच सिमटा सा बीड़ी की धुएं से भरा छोटा सा आंगन था। हाँ, इसे घर से ज़्यादा आंगन कहना ही सही रहेगा, क्योंकि घर की कोठलियों में कोई रहता तो था नहीं। आंगन के दक्षिण वाले कोने में एक चारपाई और उस पर दाहिने कर सोए हुए बूढ़े के सिवा इस घर में और कोई नहीं था। वैसे बूढ़े का होना न होना मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो अकेला इस वीराने को भगाने में सक्षम नहीं था। बूढ़े के गले में फंसा कफ समय समय पर गुदगुदी कर देता, जिससे हरिहर की खांसी आस पड़ोस वालों को ये सूचना दे देती कि अभी मैं हूँ। 8 साल हो चुके थे घर के दरवाजे को भुनेश की बाट जोहते, मगर भुनेश था कि जैसे अपने गांव का रास्ता ही भूल गया था। गांव के बाकी बच्चे तो साल 2 साल में एक बार आकर गर्मी बदहाली, टूटी सड़कों, फैली गंदगी पर भाषण देते हुए अपने बूढ़े माँ बाप को ये एहसास करा जाते कि हमने यहाँ आकर उन पर कितना एहसान किया है। लेकिन भुनेश तो एहसान जताने भी नहीं आता था। हाँ, एक फ़ोन था जो कभी कभी बज उठता था, और जिस दिन ये फ़ोन बजता उस दिन समूचे गांव को पता लग जाता कि आज भुनेश का फ़ोन आया था। हरिहर के जीवन में सबसे बड़ा दुख था भुनेश का इतने वर्षों से घर न आना, और सबसे बड़ा सुख था ऐसे अचानक से भुनेश का फ़ोन आ जाना। कोई समय था जब हरिहर के कहे के तले सारा गांव खिलखिलाता था, और आज आलम यह है कि खांसते हुए कब दिल की धड़कन जवाब दे जाए उसे खुद पता नहीं। वो बराबर याद करता था उस दिन को जब उसने अपनी पत्नी तुलसी से लड़कर भुनेश को शहर भेजा था। तुलसी अपने इकलौते बेटे को याद करती और हरिहर को खूब कोसती। इसी तरह बेटे के इंतज़ार और पति को कोसने के क्रम में एक दिन तुलसी सबसे रूठ कर उस जहान चली गई जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। माँ के गुजर जाने की खबर भी बेटे का दिल न पिघला सकी। लोग मृत शरीर के अंतिम दर्शन करने जाते हैं, किंतु यहाँ तुलसी का शव अपने बेटे की आखिरी झलक को तरसता रहा था। लेकिन न जाने ऐसा कौन सा कारोबार खोल रखा था भुनेश ने, जो उसे माँ की अर्थी को कंधा देने का समय भी न मिला। इतना सब होने के बाद भी हरिहर के मन में बेटे का मोह नहीं गया। उसकी हर सुबह इसी आस के साथ होती कि बेटा फ़ोन करके कहेगा कि वो गाँव आ रहा है। मगर अफसोस, शाम होते होते ये आस महज एक भ्रम बनकर रह जाती। अपनी झुकी हुई कमर को बाएं हाथ की टेक देते हुए हरिहर चूल्हे के आगे बैठा और अपना दम समेट कर फूकनी से आग जलाने लगा। जितनी बार वो फूकता उतनी बार उसकी खांसी जोर पकड़ लेती। फूकते फूकते उसकी पसलियां दुखने लगी, मगर आग न जली। आग जलाने में मेहनत तो पहले भी लगती थी, लेकिन आज तो जैसे आग ने न जलने की कसम खा ली थी। अपनी सारी कोशिशों के बाद हार चुके हरिहर ने अचानक से फुगनी को दूर फेंक दिया और अपनी टांगें पसार कर वहीं बैठ गया। आज से पहले उसने खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। एक एक करके आंसू उसकी मैली बनियान पर ऐसे इकट्ठे होने लगे जैसे किसी भिखारी के अचानक मर जाने पर उसके आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगती है। हरिहर की आंखों में छलक रहे आंसू सिनेमा के पर्दे का काम करते, और बीती यादें किसी सिनेमा की फिल्मों की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि जब वो खेत से थका हारा घर आया करता था तो कैसे तुलसी पहले से ही उसके कदमों की आहट भाप कर खाना लगा देती थी। जब तक हरिहर खाना खाता तब तक तुलसी वहाँ बैठी उसका मुंह निहारती रहती थी। और आज ऐसा समय था कि यदि वो भूख से मर भी जाए तो भी कोई न जान पाए। हरिहर अपनी यादों की लहरों में दूर अतीत की ओर बहता चला जा रहा था, किंतु तभी उसका बूढ़ा फ़ोन रो उठा। हरिहर फ़ोन की कराहटें सुनकर अपने सुहाने अतीत से बाहर आ गया। हिम्मत करके उसने खुद को खड़ा किया और फ़ोन की ओर बढ़ा। अभी भी उसका एक हाथ उसकी झुकती जा रही कमर को सहारा दिए हुए था और दूसरे हाथ से उसने फ़ोन उठाया
वो जानता था कि ये फ़ोन बार बार किसका नाम पुकार रहा है, फिर भी उसने अपनी बूढ़ी आंखों को फ़ोन की टूटी स्क्रीन पर चिपका दिया। पहले फ़ोन का बजना उसके लिए सबसे बड़ी खुशी होता था, लेकिन आज जैसे उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। उसने अनमने मन से फ़ोन को अपने दाहिने कान से टिकाया। उधर से न जाने भुनेश क्या कहता रहा, लेकिन इस दौरान धीरे धीरे हरिहर का मुरझाया चेहरा खिलने लगा। लेकिन बबुआ, हम कैसे आएंगे? कहीं नहीं घूमे हैं शहर, बहू आज आएंगे, अपनी खुशी को झूठ की चिंता में छिपाते हुए हरिहर ने कहा। अरे तो तुम्हें चले आओ न, 2 दिन खातिर दोनों बाप बेटा साथ चलेंगे इधर से। अरे तू तो गुस्सा ही गया। ठीक है, हम आ जाएंगे, तू बस स्टेशन आ जाना हमको लेने। और सुन, इससे आगे हरिहर कुछ कहता उससे पहले ही भुनेश ने फ़ोन रख दिया। लेकिन हरिहर को इसकी परवाह कहाँ थी, उसे तो बेटे और उसके परिवार से मिलने की खुशी थी। हरिहर ने अपने कपड़ों के झोलों के साथ साथ अपने बूढ़े शरीर को भी समेटना शुरू कर दिया। उसे अपनी खांसी और झुकती जा रही कमर दोनों का ख्याल भूल गया था। उसके सामने तो अब सिर्फ भुनेश था। अगले ही दिन सुबह सुबह हरिहर अपनी लाठी को सहारा बनाकर स्टेशन को जाने वाली सड़क की ओर बढ़ चला। न जाने क्यों उसका खपरैल घर उसे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसे रोक रहा हो, मगर अपने बेटे से मिलना तो जैसे हरिहर के लिए एक जुनून बन गया था। अगर उसके बाद उसके प्राण भी छूट जाएं तो उसे कोई गम नहीं था। हर संदेश को मन से हटाते हुए हरिहर अपनी मंजिल की ओर बढ़ निकला। स्टेशन पहुंचकर उसने जैसे तैसे ट्रेन पकड़ी। बेटे से मिलने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि उसे इस बात का भय ही न रहा कि टिकट कटाने के बाद उसके पास मात्र 7 रुपये ही बचे हैं, जिसकी शहर में आजकल कोई कीमत नहीं। भिखारी भी 10 से कम भीख मिलने पर मन ही मन दान देने वाले को 4 गालियाँ सुनाता है। लेकिन हरिहर को भला चिंता क्यों होती? उसे तो लग रहा था कि बेटा स्टेशन पर उसकी राह देख रहा होगा। यहाँ के बाद उसका एक भी रुपया थोड़े न खर्च होने वाला है। गेट के पास बैठी भीड़ में एक तरफ दुबका हुआ हरिहर इस तरह से अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे न खाने का होश रहा न पीने का। और इसी तरह वो कब एक दिन और एक रात का समय लांघ कर अगली सुबह बेटे के शहर पहुंच गया, उसे पता भी न चला। ट्रेन रुकते ही डिब्बे की भीड़ उसे लांघती हुई उतरने लगी। आखिर में बचे एक भिखारी ने हरिहर से कहा, क्या बाबा, अब इससे आगे परलोक जाएगा क्या? स्टेशन तो आ गया, अब उतर भी जा। हरिहर मुस्कुराता हुआ उस शहर की भीड़ का हिस्सा बनने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा और उतरते ही भीड़ में से किसी का मजबूत कंधा उसके कमज़ोर कंधे से टकराया और न चाहते हुए भी उसने शहर की धरती को चूम लिया। शायद इसी समय हरिहर को समझ आया होगा कि उसका बेटा इतना व्यस्त क्यों रहता है। जिस शहर में एक बूढ़े को उठाने भर तक का समय नहीं किसी के पास हो, वो शहर वास्तव में बहुत व्यस्त होगा। जैसे तैसे हरिहर खड़ा हुआ और इस भीड़ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, मगर वो शायद इस बात से अनजान था कि भीड़ ही तो इस शहर की पहचान है। बाहर से आने वाला जब तक इस भीड़ में खोकर इसका हिस्सा न बन जाता, तब तक यहाँ सांस नहीं ले पाता। जैसे तैसे हरिहर स्टेशन से बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलते ही पूरी तरह से काँप गया। उसकी सारी खुशी कुछ क्षणों के लिए ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर पर से सींग। लेकिन उसने खुद को संभाला और मन को ये कहकर समझाया कि अभी भुनेश आ जाएगा और इस भीड़ से निकलकर हमें अपने घर ले जाएगा। वहाँ अच्छे से नहा धोकर बहू के हाथों का इच्छाभर खाना खाएंगे और फिर चैन से सोएंगे। इससे आगे हरिहर कुछ और अच्छा सोचता। वो फिर से धरती को चूम रहा था। ऐ बुढ़ऊ, दिखता नहीं क्या तेरे को? भीड़ कुचल कर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से मरने चले आते हैं। ये उसी की फटकार थी जिसने हरिहर को धक्का मारा था। हरिहर बस हक्का बक्का होकर मुंह ताकता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे शहर में आ गया है, जहाँ धक्का देने के बाद माफ़ी की जगह उल्टा 4 बातें सुनाई जाती है। इसी तरह इस शहर और यहाँ के लोगों को समझते बूझते हरिहर ने 2 घंटे बिता दिए। भुनेश अभी तक नहीं आया था। घर से चलते वक्त हरिहर ने बचा हुआ सत्तू घोरकर पी लिया था। उसके बाद तो शहर आने की खुशी ने जैसे उसके मुंह पर जाबी लगा दी हो। अब जब शहर की खुशी का भ्रम टूटा तो हरिहर के पेट में पड़े बेहोश चूहे फिर से उछल कूद करने लगे, मगर इन 7 रुपये में वो क्या खा पाए। ये कोई गांव तो है नहीं जहां 5 रुपये का चूड़ा दाल बूट फाँक के पानी पी लिया जाए।
और भूख को कुछ घंटे के लिए चकमा दे दिया जाए। देखते देखते शाम होने को आ गई, मगर भुनेश कहीं नहीं दिखा। फोन में भी बैलेंस नहीं जो भुनेश को फ़ोन करता। हरिहर अभी भी यही सोच रहा था कि भुनेश आया होगा, मगर मैं यहाँ मिला नहीं होऊंगा तो वो वापस लौट गया होगा, वो फिर से मुझे ढूंढता हुआ आएगा। भोले हरिहर के दिमाग में अभी भी ये बात नहीं आ रही थी कि भुनेश अगर आया होता तो फ़ोन कर ही लेता। इसी तरह सोचते सोचते रात घिर आई। स्टेशन की भीड़ जस की तस थी, कोई आ रहा था तो कोई जा रहा था। हरिहर स्टेशन के बाहर सड़क के साथ बने फुटपाथ पर बैठा सभी के चेहरे निहार रहा था। भूख के मारे उस बूढ़े की अतड़ियां अकड़ी जा रही थी। वो बुरी तरह भूख से बिलबिला उठा था, मगर इस अनजाने शहर में उसकी बिलबिलाहट भला सुनता कौन। आंखों में इस शहर की झूठी रंगत समेटे और पेट में भूख की जलती आग लिए हरिहर अपनी गठरी के समान सिमट कर वहीं सो गया। ये शहर बहुत व्यस्त था। हर रोज हरिहर जैसे हजारों को देखकर यहाँ के लोगों के लिए वो आम हो गए थे। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि फुटपाथ पर लेटा व्यक्ति जिंदा है या मर गया। भूख में वैसे तो नींद नहीं आती, मगर हरिहर एक रात पहले ही खुशी और ट्रेन की भीड़ की वजह से सो नहीं पाया था, इसलिए अभी वो गहरी नींद में चला गया था। सुबह हो गई थी। स्टेशन और उसके आसपास सिर्फ लाइटें बंद हुई थी, बाकी सब रात जैसा ही था। हाँ, कुछ एक दुकानें जो रात बंद थी वो अब खुल गई थी। भुनेश ने हरिहर को उठाया। बाबू उठो, घर चलो। उठो बाबू, घर चलो। हरिहर हड़बड़ा कर उठा, मगर उसके उठते ही आवाज़ बदल गई। ये भुनेश नहीं, कोई 14-15 साल का लड़का था जो वहीं पर अपना बक्सा रख उस पर सिगरेट की गुटके की छोटी सी दुकान सजा रहा था। अपना काम करते हुए लड़का बोले जा रहा था, अपन लोग सारा दिन धंसते रह जाते हैं, घंटा हाथ नहीं लगता, और इन सबको देखो, पता नहीं कहाँ से ले आते हैं इतना, जो सारा दिन पी के पड़े रहते हैं। ए बाबा उठ बे, बहनी का टाइम है, तू पड़ा रहेगा तो गिराहक लोग कैसे आएगा। अपने सामने भुनेश को न पाकर हरिहर समझ गया कि ये बस सपना था। निराशा में उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली। लड़का फिर से बोला, पचा नहीं सकता तो काहे को इतना पी लेता है, अब तू इधरिच पड़ा रहेगा तो अपना धंधा पानी कैसे चलेगा बाबा। हरिहर समझ गया कि उसके यहाँ लेटे रहने से लड़के को परेशानी हो रही है। वो अपने बूढ़े शरीर को समेटते हुए उठकर बैठने लगा। बड़ी मुश्किल से बैठने के बाद उसने लड़के से मरी हुई आवाज़ में कहा, दारू नहीं पिए हैं बबुआ, थके हैं इसलिए यहीं सो गए, माफ़ी चाहते हैं तुमको दिक्कत हुआ। इतना कहकर हरिहर उठने की कोशिश करने लगा। एक तो उम्र का तकाजा, ऊपर से भूख की कमजोरी। हरिहर उठने के साथ ही गिर पड़ा। उसे गिरता देख लड़का तेजी से उसकी तरफ भागा और उसे उठाकर फुटपाथ पर लगे गमलों में से एक की टेक लगाकर बिठा दिया। चला तेरे से नहीं जा रहा और तू कहता है कि पी नहीं। लड़के ने हरिहर के कपड़े सही करते हुए कहा, बेटा हमारा गांव में एक ठो कहावत है, गरीब के लइका भूखे मारे आ लोग कहे कि दारू पी के टेउआवत है। ये कौन सी जबान बोल रेला हा बाबा, अपन को कुछ समझ नहीं आया। इसका मतलब है कि गरीब का लड़का भूख के मारे लड़खड़ा रहा है और लोग समझते हैं कि वो दारू पिया है। इतना कहकर हरिहर खांसने लगा। उसे खांसता देख लड़का तुरंत उठा और अपनी छोटी सी दुकान से जाकर पानी ले आया। खाना नहीं खाया क्या? हरिहर को पानी देते हुए लड़का बोला। नहीं, 2 दिन पहले घर से सतुआ खा के चले थे, सोचे थे बेटा के पास जाके अच्छा से खाएंगे, लेकिन हमको बेटा मिला ही नहीं। मिला नहीं कि आइच नहीं? नहीं, वो ज़रूर आया होगा, हम जानते हैं उसे, हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। बाबा, इस शहर में आते ही इंसान सिर्फ खुद का होता है और किसी का नहीं रह जाता। खैर वो सब छोड़ो, तुम बैठो, अपन अभी आया। हाँ, अपन का खोखा देखते रहना। इतना कहकर लड़का वहाँ से चला गया। इधर भूख ने अति कर दी थी। हरिहर अब सह नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर अगले सेकंड उसने कुछ नहीं खाया तो उसकी अतड़ियाँ मरोड़ खाती हुई टूट जाएंगी और वो मर जाएगा। ये ले बाबा, लड़के ने हरिहर की तरफ 2 बंद और चाय का बड़ा सा गिलास पकड़ाते हुए कहा। हरिहर को एक क्षण के लिए लगा कि सामने महादेव खड़े हैं। इस समय वो छोटा सा लड़का सच में हरिहर के लिए महादेव से कम नहीं था। उसने बिना कुछ कहे सुने चाय का गिलास और 2 बंद पकड़ लिए और खाने लगा। एक बंद खत्म करने के बाद उसने महसूस किया कि उसके जा रहे प्राण वापस लौट रहे हैं। इसी के साथ उसे भी याद आया कि इस शहर में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हरिहर के हाथ रुक गए। उसने बड़ी असहाय नज़रों से लड़के को देखते हुए कहा,
बेटा हमारे पास पैसा नहीं है, बस 7 रुपया है, तुम कहो तो तुम्हारा कोनो काम कर देंगे। किसी की भावनाएं समझने के लिए वैसे तो लड़के की उम्र छोटी थी, लेकिन साथ जिंदगी के तजुर्बों ने उसे वो समझ दे दी थी जिससे वो किसी की भूख को महसूस कर सके। लड़के ने बंद का एक टुकड़ा तोड़कर चाय में डुबोया और हरिहर को खिलाते हुए कहा, माना कि कुछ लोगों ने अपन के शहर की मिट्टी पलीत कर डाली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ इंसान नहीं रहते। बाबा तू बिंदास खा, अपन है ना। इतना सुनते ही हरिहर की आंखें उसकी उम्र का लिहाज भूलकर झमाझम बहने लगी। लड़के ने अपने नन्हे हाथों से बूढ़ी आंखों को पोंछते हुए कहा, बाबा तू खा ले, फिर अपन को अपने बेटे का नंबर दे, अपन फ़ोन करके बोल देगा कि तू यहीं है, तेरे को ले जाए। हरिहर ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। हरिहर का आधा पेट तो लड़के के प्रेम से भर चुका था। बंद खत्म करके उसने लड़के को भुनेश का नंबर दिया। लड़का भागता हुआ पास वाले कादिर चाचा के पास गया और उन्हें ये नंबर मिलाने को कहा। लगभग आधे घंटे बाद लड़का लौटा। हरिहर ने अपनी गठरी समेटते हुए कहा, हम बोले थे ना कि उसे हम मिले नहीं होंगे, तभी नहीं आया वो, हमारा नाम सुनते ही उछल पड़ा होगा। उसने बताया कुछ कि कब आ रहा है। लड़का मुंह लटकाए उसकी बात सुन रहा था। उसने धीरे से अपना सरनामे हिलाया और बोला, बाबा नंबर बंद कर लिया, वो कब से लगा रहे हैं, अपन नंबर मौजूद नहीं बता रहे। हरिहर इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, मगर भुनेश ने अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। हरिहर ने भुनेश को इस शहर का करने के लिए अपनी ज़मीन तक बेच दी थी और आज इसी शहर ने उसका अपना इकलौता बेटा छीन लिया था। पुराने दिनों को याद करते हुए हरिहर की आंखें छलक उठी। वो खुद को संभालता इससे पहले दूसरी चिंता ये सामने आ खड़ी हुई कि अब वो गांव कैसे लौटेगा। बाबा दुनिया ऐसी ही है, अपन 2 साल का था तो अपन का बाप अपन की माँ को छोड़कर चला गया। वो अपन को बड़ा की और जब अपन का बारी आया उसके लिए कुछ करने का तो वो अपन को छोड़कर चली गई। अपन का भी मन करता कि अपन स्कूल जाए, खूब पढ़े लिखे, बड़ा अफसर बने, लेकिन अपन की किस्मत में वो सब नहीं बाबा। क्या करेगा, ये सब बप्पा रास्ता बाबा, अपन के हाथ में कुछ नहीं है। जब अपन के हाथ में कुछ नहीं है तो फिर खुशी काहे की और दुख काहे को। लड़के को बोलता देख हरिहर को ऐसा लग रहा था जैसे सामने ब्रह्मा जी बैठे ज्ञान दे रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब गांव कैसे जाएंगे ये चिंता है। अरे बाबा अपन बोला ना अपन के होते हुए टेंशन नहीं लेने का। कौन सा गांव है तेरा बता? तेजपुर। इतना सुनते ही लड़के ने जेब में हाथ लगाकर कुछ अंदाज़ा लगाया और स्टेशन की तरफ भाग निकला। लगभग 1 घंटे के इंतज़ार के बाद लड़का लौटा। उसके हाथ में तेजपुर की टिकट थी। ये ले बाबा टिकट तेरे तेजपुर का, और ये रख कुछ रुपए, रास्ते में कुछ खा लेना, अभी 2 घंटे में ट्रेन आएगी, तब तक चल, तेरे को मैं खाना खिला देता हूँ। ऐ बेटा इतना मत कर, हम तेरा देना कैसे देंगे, हमारा बेटा कभी हमारे लिए इतना नहीं किया। इतना कहकर हरिहर ने रोते हुए लड़के को गले लगा लिया। बाबा अपन का सपना था कि अपनी माँ के लिए कुछ करे, कम से कम उसको इतना तो कमा के दे कि उसको कूड़ा कचरा न उठाना पड़े, लेकिन वो चली गई। आज तेरे लिए थोड़ा सा कुछ कर रहा हूँ तो लग रहा है जैसे उसी के लिए कर रहा अपन। इतने टाइम बाद अपन को खुशी मिली है, इसको तो मत छीन। उसकी बातें सुनकर हरिहर इस सोच में पड़ गया कि इस उम्र में इसकी ऐसी सोच कैसे हो सकती है। वाकई में जीवन बहुत अजीब रंग दिखाता है। इसके बाद दोनों ने खाना खाया। लड़का हरिहर को स्टेशन तक छोड़ने गया। ट्रेन आ गई। लड़का बड़ी फुर्ती से हरिहर का हाथ पकड़े ट्रेन में चढ़ा और बाकी यात्रियों को खरी खोटी सुनाकर हरिहर को सीट दिलवा दी। अच्छा बाबा अपन चलता है, तेरा नंबर अपन के पास है, अपन फ़ोन करेगा तुझको। हरिहर ने बड़े प्यार से उसके चेहरे को सहलाया। बेटा अपना नाम तो तूने बताया ही नहीं। हाँ बाबा अपन भूल ही गया, अपन का नाम शंकर है। शंकर का नाम सुन हरिहर ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया। ट्रेन धीरे धीरे रेंगने लगी। शंकर एक बार हरिहर से लिपटा और फिर बिना उसका चेहरा देखे भीड़ को चीरता हुआ ट्रेन से उतर गया। हरिहर ने अपने बूढ़े हाथों पर गिरी आंसू की एक बूंद को देखा और फिर अपनी आंखों से दूसरी बूंद वहीं गिरा कर दोनों को मिला दिया। 2 महीने बाद उसी शहर के स्टेशन के बाहर। अरे बाबा बिना बताए कैसे आ गया? बस ऐसे ही, सोचा तुमको मिल आए। हरिहर पहले से तंदुरुस्त लग रहा था। उसके कपड़े भी साफ सुथरे थे। हाथ में थैले की जगह एक बढ़िया और बड़ी अटैची थी। हरिहर को एक बार गौर से देखते हुए शंकर मस्ती में बोला,
क्या बाबा, हीरो बनने को आया क्या वापस? बोले तो एकदम रपचिक लग रेला है। इस पर हरिहर जोर से हंस दिया। हाँ नन्हे दोस्त, साइड रोल बहुत कर लिया, अब तो हीरो ही बनना है। हरिहर के इस जवाब में एक तरह की उदासी थी जिसे शंकर ने भाप लिया। बाबा सब ठीक है ना? हाँ अभी तो जाकर सब ठीक हुआ है, तब से तो गलते था। मतलब यहाँ से जब हम गांव लौटे तब तक गांव में खबर फैल गया था कि हम मर गए हैं। बुनेश गांव में फ़ोन कर दिया था कि बाबूजी ट्रेन से गिरकर मर गए। उसको ये विश्वास था कि हम इस शहर से वापस नहीं लौट पाएंगे और इसी भीड़ में दबकर मर जाएंगे। उसने सबसे ये भी कह दिया था कि हम अपना घर बेचने को आ रहे हैं। जिस बेटा के लिए इतना किए वो हमको देखने को बेर नहीं आया, यहाँ तक कि अपनी माँ के मौत पर भी नहीं आया और हमको मार कर घर बेचने का प्रोग्राम 2 दिन में बना लिया। हम सबको कह दिए कि उसको कौनो नहीं बताएगा कि हम आ गए हैं। 2 दिन बाद भुनेश गांव में ये सोच के पहुंचा कि हम तो मर चुके होंगे, अब जो घर बाकी है उसको बेच लेते हैं। जब ही घर में घुसा और हमको देखा उसका रंग उड़ गया। हम कह दिए कि डरो मत, हम सच में तुम्हारे लिए मर गए। अब से तुमको ये सोचने का ज़रूरत नहीं कि तुम्हारे कौनो बापो हैं। बाकी तुम्हारा हिस्सा ज़मीन हम पहले ही बेच चुके हैं। अब भूल जाओ इस गांव को, हमको आ इस घर को। अपने मन पर रखा बोझ हल्का करते हुए हरिहर की सांस फूलने लगी। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बहुत माफ़ी मांगा मगर हमारा विश्वास टूट गया था। हम देखे भी नहीं उसको जाते हुए। अपना घर बेच दिए हम, उसी में समय लग गया। बाबा फिर तू रहेगा किधर? तुम्हारे साथ हम दोनों रहेंगे। तुम्हारा दुकान हम देखेंगे और तुम स्कूल में जाओगे। तुमको पढ़ना था ना, अफसर बनना था ना, अब पढ़ो। कितना पढ़ना है? घर बेच के खूब रुपया लाए हैं, मन भर पढ़ो, खूब आगे पढ़ो। नहीं बाबा ऐसा कैसे, ये तेरा पैसा है, अपन कैसे ले सकता है? अपन इसी में खुश है। उस दिन तुम हमारा मदद को अपना फ़र्ज बताए थे ना, अब हमको अपना फ़र्ज निभाने दो। आज से हम तुम्हारे बाबा, तुम हमारा पोता। इतना सुनते ही शंकर हरिहर से लिपट गया। उन दोनों को ऐसे देखा जिस शहर की आंखें भी भर आई थी। उसके ऊपर एहसान फरामोश होने का दाग आज धुल गया था। कईयों के अपने छीनने वाले इस शहर ने आज 2 परायों को अपना बना दिया था। स्टेशन पर आने वाली रेलगाड़ियों और सड़क पर चल रहे मोटर गाड़ियों के शोर में एक दुखद कहानी का सुखद अंत और एक खूबसूरत कहानी की शुरुआत हुई थी। जिस रिश्ते में ना लालच था ना स्वार्थ था, सिर्फ प्रेम था और कर्तव्य परायणता थी। यह कहानी आपको कैसी लगी? आपको हरिहर बाबा का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।